ये जीवन चरित्र सत्य घटनाओं का प्रेरक रूपांतरण है। ये कहानी प्रतापगढ़ के कटरा मेदिनीगंज नामक एक छोटे से गांव से शुरू हुई, प्रयागराज के संगम तक पहुंची और अब इसका विस्तार हो रहा था मुंबई की ओर। संगम से संसद तक भाग 2। ट्रेन जब इलाहाबाद से छूटी मैं विकलांग डब्बे में बैठा था और मैं डरा हुआ था। ना तो मेरे पास पैसे थे, ना ही टिकट, और कहीं टीटी अगर पकड़ लेता तो पुलिस के हवाले कर देता या किसी स्टेशन पे हमें छोड़ देता। तो हम कभी बाथरूम में छुप जाते, कभी खाली जगह देखता वहाँ बैठ जाता था, और हमें जो भी मिला हमने उसको खाया। और मैं ज़्यादातर समय सोकर गुजारा, क्योंकि हमें किसी भी हाल में मुंबई पहुंचना था। ट्रेन जब मुंबई पहुंच गई, हम सीट के नीचे सोए थे और बहुत डरे हुए थे। ट्रेन के सारे लोग जब उतर गए, आखिरी में हम ट्रेन के बाहर आए, स्टेशन के बाहर निकले, और जब मैं देख रहा हूं तो वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोड पे दौड़ रही थी, और हमें लगा कि हम एक नई दुनिया में आ गए हैं, और मैं सब कुछ भूल गया। 2 दिन तक मैं घूमता रहा। रात को मैं फुटपाथ पर ही सो गया था। मुंबई की चमक धमक से बाहर तब आया जब हमें भूख लगी। जब जब इंसान अपने लक्ष्य से भटकता है, तब तब भूख उसे रास्ते पर ले आती है। भैया, पूड़ियाँ कितने की हैं? 10 रुपए थाली, 4 पूड़ी, अचार, सब्जी के साथ। 5 रुपए में कितनी मिलेगी? 2 पूड़ी, ना अचार सब्जी नहीं। अच्छा, दे दीजिए। मजबूरी में इंसान नफे और नुकसान की परवाह नहीं करता। मुझे 1 लाख रुपए कमा के वापस आना था। उसके लिए हमें जाना था लोअर परेल, क्योंकि लोअर परेल में हमारे जीजा और हमारी दीदी रहती थी, और गांव के भी कुछ लोग वहाँ पर भाजी का धंधा करते थे। वहाँ बॉम्बे डाइंग मिल थी, वहाँ सेंचुरी मिल थी। तो हमने सोचा कि मैं टैक्सी से लोअर परेल चले जाऊं, मगर मेरे पास पैसे थे नहीं। मगर पैसा ना होने के कारण हम वहाँ से पैदल ही पूछते पूछते लोअर परेल पहुँच गए। न जाने क्यों उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई पहचान वाला आदमी शायद आज दिखाई पड़ जाए, जिसके दम पर उसे फैक्ट्री में ही कोई छोटा मोटा काम मिल सके। आखिर अपने खाने पीने का जुगाड़ भी तो करना था। भूखे पेट वो कितने दिनों तक जिंदा रह पाता। अब पप्पू के हम देखे और रघुवंशी मिल के सामने पहुंचे तो देखे बहुत हालत खराब था। अरे पप्पू, तू कब आया यहाँ पर? अरे ननकी दीदी, 2 दिन से यहीं लोअर परेल में भटक रहा था। इतना तो पता था दीदी और जीजा यहीं रहते हैं। तेरे कपड़े कितने गंदे हो रखे हैं। लगता है 2 दिन से तूने कुछ खाया पिया भी नहीं है। पक्का घर से भाग कर आया होगा। चल मेरे साथ। फिर लिया के गए अपने रूम पर, उनका बरस दे है, बरस के हैं, फिर नहाने
नहाए वहाए के बाद बहुत हालत खराब रही, गंदा संदा कपड़ा पहने रहन। फिर अपने कल्लू भैया के कपड़ा दे है तो पहने नहीने ने, पहने के बाद फिर आप कल्लू भैया कहाँ पर हैं? अरे वहीं लोअर परेल पर भाजी की दुकान लगाते हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि अपने गांव के कई लोग यही धंधा करते हैं। ठीक है दीदी, फिर मैं कल्लू भैया से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं खोली से निकला कल्लू भैया से मिलने लोअर परेल भाजी मार्केट। मैं तो संगम को देखते हुए चौंक गया था। ये सोच कर हैरान था कि बम्बई में मुझे ढूंढा कैसे, लेकिन उसके कपड़े देखकर हम समझ गया कि वो कोहली से आ रहा है। भैया नमस्ते। अरे पप्पू, तू कब आया? 2 दिन से आप ही लोग को खोज रहा हूँ। आज रास्ते में ननकी दीदी मिली तो पता चला आप लोग यहाँ रहते हैं। मतलब तुझे ये नहीं पता तेरी दीदी और जीजा आज ही ट्रेन पकड़कर गांव निकल गए? मैंने तो किसी को बताया नहीं कि मैं बम्बई जा रहा हूँ। चल कोई बात नहीं, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक हम ही लोगों के साथ खाना खा लिया करना। जहाँ तक बात है सोने की, यहाँ पर तो सभी फुटपाथ पर ही सोते हैं। खोली में तो बस थोड़ी सी जगह रहती है खाना बनाने और एक आदमी के सोने भर की। कल्लू भैया, मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पर भाजी की दुकान लगा लूँ। अरे तेरे जीजा को आ जाने दे, वो भी व्यवस्था हो जाएगी। रात को चलेंगे सेंचुरी मिल के पास गोपाल चाल में। ठीक है भैया। तो मालूम पड़ा कि जीजा और दीदी गांव चले गए हैं। फिर हमें कुछ दिन तक कल्लू भैया और ननकी के साथ ही रहना पड़ा। और बम्बई जैसे शहर में अगर रहने के लिए छोटा सा कोना भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उनके साथ हम हाथ बटाते थे, शाम को खाते थे और सेंचुरी मिल के सामने फुटपाथ पर सो जाते थे। जीजा और दीदी गांव से वापस जब बम्बई आए तो उनके साथ भाजी के धंधे में हाथ बटाने लगे और फिर उनके साथ भाई खल्ला से जाके भाजी लाके सब्जी का धंधा हम करने लगे। और सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर एक दिन अचानक बम्बई का एक नया रंग देखने को मिला, जैसे अक्सर हम अमिताभ बच्चन के फिल्मों में देखा करते थे। मुंबई के इतिहास में 90 का दशक एक ऐसा समय था जब अंडरवर्ल्ड के अलावा फुटपाथ पर बिक्री करने वालों से हफ्ता उगाही के लिए कई छोटे छोटे गैंग सक्रिय थे। ऐसे ही लोअर परेल के आसपास हफ्ता वसूलने का काम करता था गोल्डन गैंग, जिसका संचालक था बाबिया भाई। सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? पैसा किधर है? पैसा ये हफ्ता निकाल। सुनाई नहीं दे रहा क्या? बहरा है क्या? हफ्ता निकाल। हफ्ता। कुछ दिन के लिए मैं गांव चला गया था, बिक्री नहीं हो पाई, अगले हफ्ते पूरा कर दूंगा। तू गांव अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आया। तेरी बिक्री हो या ना हो, चाहे चोरी कर चाहे डाका डाल, मुझे हफ्ते से मतलब है, समझा क्या? हफ्ता चाहिए, हफ्ता निकाल, हफ्ता निकाल। साड़ा बनता है। भागो रे भाई, चाकू मार के भाग 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 भाग। जब पप्पू भाई ने चाकू मारा वहाँ पर हड़कंप मच गया। जितने लोग सब्जी बेच रहे थे सब लोग मिल के गोल्डन गैंग को दौड़ा लिया। इसके बाद माहौल बदल गया। सब लोग अपनी मर्जी से पप्पू भाई को हफ्ता देना शुरू किया। लेकिन अभी भी लक्ष्य मात्र 1 लाख रुपए कमाना ही था, ना कि किसी का प्रतिनिधि या किसी गैंग का लीडर बनना। एक खबर पहुंची हमारे जीजा के जीजा श्यामलाल गुप्ता के पास। बात 1992 की है। युवक के जीवन में अगला मोड़ तब आया जब श्यामलाल गुप्ता का आगमन हुआ। मुंबई जैसे शहर में एक सफल उद्यमी एवं रिश्ते में उसके जीजा के जीजा। दिन ब दिन उनकी दुकानों पर बिक्री घटती जा रही थी, इसलिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसमें अपने काम के प्रति पूरा समर्पण एवं ईमानदारी हो, साथ ही जिस पर किसी अपने की तरह ही भरोसा भी किया जा सके। इसी विचार के साथ एक दिन उन्होंने उस युवक को अपने घर पर बुलाया। सुना है लोग तुम्हें पप्पू के नाम से बुलाते हैं, लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या है? संगम। तो संगम, तुम्हें पता होगा मेरी कई दुकानें हैं, पर संभालने वाला कोई नहीं। जी। पिछले 1 साल से लगातार नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी किराने वाली दुकान तुम संभालो। पर
क्या तुम यह काम कर पाओगे? आज तक मैंने जो भी धंधा किया है कभी घाटा नहीं खाया। तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है संगम। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, और हां, तुम्हारा जो भी पगार बने उसे लेते रहना। जिंदगी में जब भी किसी चुनाव की बारी आती है तो आप हमेशा उस विकल्प को चुनते हैं जो आपके लक्ष्य की ओर जाता हो। तो दूसरे दिन चाबी उनको दे दिया हो, गए उसी दुकान पर बैठे। आगे जो भी हुआ वो अपने व्यवहार, अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से लोगों से संपर्क बनाए और कहाँ से कहाँ तक आगे बढ़ते। ये तो मैं सोचा भी नहीं था कि इतना दिमाग है उनके पास, इतनी बुद्धि है। जैसे बिना गुरु के इंसान इधर उधर भटकते रहता है, वैसे मैं भी जो भी काम मिल जाता था बिगर सोचे समझे करता रहता था। इसीलिए श्यामलाल गुप्ता हमारे गुरु के समान थे। उन्होंने हमें हिसाब करना सिखाया, किस तरीके से बिजनेस करना है उन्होंने सिखाया, ग्राहकों से बात करना सिखाया। मैंने दिन देखा ना रात उनके बताए हुए रास्ते पे चलता रहा। जितना मुझे याद आता है, ये बात 1993 की है। एक रात दुकान बंद कर लौट रहा था, तब संगम, अरे आप यहाँ? गाड़ी में बैठो। वहां नहीं, यहां मेरे बगल में। संगम, मैंने एक लंबा जीवन जिया है। इस दौरान धंधे में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन तुम्हारे आने के बाद जो मुनाफा हुआ है उससे मेरा भरोसा बढ़ा है। वक्त आ गया है कि अब तुम मेरे नीचे नहीं बल्कि बराबरी में बैठ के धंधा को संभालो। भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं जो मैं आपके साथ धंधे में लगा सकूं? इसका भी हिसाब मैंने लगा लिया है। मेरे पास तुम्हारे 1 लाख रुपए निकलते हैं। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो किसी को पार्टनर बना सकते हो। सुना है तुम्हारे बड़े अच्छे संबंध हैं गुजरातियों से। व्यापार में गुजरातियों से ज्यादा भरोसेमंद भला कौन हो सकता है? श्यामलाल गुप्ता जी ने जब भी संगम पर भरोसा किया वह हमेशा खरा उतरा, और उसी के साथ संगम का ओहदा भी बढ़ता गया। जब योग्यता बढ़ती है तो जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं और व्यस्तता भी। संगम ने रात दिन परिश्रम करके इसे सिद्ध किया कि वह हर तरह से विश्वास पात्र है। मेरा उद्देश्य पार्टनर बनना, मालिक बनना नहीं था। मेरा उद्देश्य था उस बिजनेस को कितनी ऊंचाई पे ले जाएं। हमारे गुजरातियों से भी कुछ संबंध थे। ये भी राशन की दुकान चला रहे थे, मैं भी राशन का दुकान चला रहा था। कुछ भी नहीं था तभी भी हमारी दोस्ती थी। आज सब कुछ है, इनके पास भी सब कुछ है, मेरे पास भी सब कुछ है, तो भी हमारी दोस्ती अटपन रहे। इससे बड़ा क्या गुलूम है? चाहे अनाज का बिजनेस, सुपरमार्केट का बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस, सारे बिजनेस को मैं रात दिन एक करके उसको एक ऊंचाई पे लाने का काम किया। और एक दिन अचानक हमारे जीवन में एक नया मोड़ आया। संगम, मैं जानता हूं तुम मुझे गुरु की तरह मानते हो। मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया तुमने हमेशा उसे अपनाया और मेरी बातों को पूरा मान दिया। मुंबई जैसे शहर में अगर आपने रास्ता ना दिखाया होता तो शायद मैं भटक जाता। धंधे में कोई किसी पर एहसान नहीं करता। मुझे तुम्हारी जरूरत थी और तुम्हें मेरी। ऐसा लग रहा है जैसे आज आप कुछ ऐसा कहने वाले हैं जिसे मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। संगम, हर किसी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद अपने दम पर फैसले लेने पड़ते हैं। शायद वो समय आ चुका है। अभी तक मैंने जो भी फैसले लिए हैं हमेशा आपकी सलाह पर
मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है कि मैं अकेले कोई निर्णय ले सकूं। तुम्हारा गुरु होने से पहले मैं किसी का पिता हूं, किसी का भाई हूं, किसी का जीजा हूं। उन सभी के लिए मेरी जिम्मेदारियां हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? मुझे पूरा भरोसा है संगम कि अब तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं है। तुम खुद अपने दम पर कोई भी बिजनेस खड़ा कर सकते हो। क्या आप मुझे खुद से अलग करना चाहते हैं? संगम, वक्त आ गया है कि मैं अपना सारा कारोबार अपने बच्चों को सौंपकर परिवार के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा कर सकूं। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें खुद से अलग कर रहा हूं। अगर कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो? अगर कभी किसी दुविधा में रहना तो मेरे पास जरूर आना। ईश्वर तुम्हें वह सब कुछ दे जिसके तुम योग्य हो। प्रेम ये हमसे करते थे कि अभी ज़्यादातर हमारे साथ में आना जाना, कहीं जा रहा हूँ तो भैया मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चलो। तो घर में भी साथ में हम लोग खाना खाते थे, साथ में बैठते थे, बातें भी करते थे। कहाँ हो राजू? मतलब सुबह हम लोग 7 बजे दुकान पे चले जाते थे। 7 बजे दुकान 7:30 बजे खोल दिया करते थे रोज, और 12 बजे रात घर जाते थे, तुरंत खाते थे और तुरंत सोना। मतलब और इनके साथ हम सत्संग बहुत करने जाता था रात को। हाँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हमको सत्संग जरूर लेके जाते थे। हमारी लाइफ में इनका बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ तक का जो सफर मैंने तय किया है, हमको मानते भी बहुत थे ना। यहाँ हम बड़े सोच रहे थे कि अब जाए कहाँ। बहुत मैं टेंशन में हो जाता था ना, तो वहीं लोअर परेल जब हम भोपाल चाल रहते थे ना, अंदर अंदर हम चले जाते थे। वहीं समुद्र के किनारे भी चल रहे बताऊंगा, वहीं समुद्र किनारे बैठे रहता था। क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। हाँ, थोड़ी थोड़ी होती है ना, जहाँ रहेंगे ना वो फाड़ के हम लोग इतना हिम्मत। हमारे आदरणीय सर यहाँ पे पहले भाजी बेचते थे, और आज भी वो उनको भाजी वाले को, सब्जी वाले को सब मिलने को आते हैं। ये उनका बहुत बड़ा बड़प्पन है। लोग उनके गांव घर के भी लोग हैं, जो कि आज इसी जगह में बैठे हुए हैं। वैसा कुछ थोड़ा सा इसमें एटीट्यूड आपका ज़्यादा दिख रहा है।
एटीट्यूड कहाँ से कम कर नहीं, वो तो आगे ब्लड है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कूल डाउन करेंगे हम लोग। इसका तीसरा एवं अंतिम भाग शीघ्र ही प्रकाशित होगा। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब। इस वीडियो पर अपना समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।